वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं डिम्पल कटारिया और यहाँ पे हम क्लास 10th मैथ्स का बेसिक का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आज हमारे पास लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट में हम सेक्शन ई को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ई जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 38 तक है। दैट मीन्स यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन कंपल्सरी है। एक चॉइस मिलती है, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको मिलेगी। मतलब जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सपोज किया कोई भी एक क्वेश्चन है, उसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 1 मार्क का होगा, सेकंड पार्ट 1 मार्क का होगा और जो थर्ड पार्ट होगा वो 2 मार्क का होगा और उसमें चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कॉन्सेप्ट है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 द एक्सपोर्ट्स ऑफ पैसेंजर कार्स फ्रॉम इंडिया increased by 26% in the corresponding quarter of 2021-22 as per a report। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2021-22 की जो क्वार्टर रिपोर्ट होती है, क्वार्टर रिपोर्ट का मतलब है कि हर 3 महीने वाली जो रिपोर्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो पैसेंजर कार्स है उनका जो एक्सपोर्ट है वो 26% बढ़ गया है। ठीक है, A car manufacturing company plan to produce 1800 cars in 4th year। तो एक कार कंपनी है जो कार बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने क्या डिसीजन लिया, उसने सोचा कि 4th ईयर में वो 1800 कार बनाएंगी। तो ये हमारे पास एक पॉइंट मिला इस क्वेश्चन में। हमें जो पॉइंट मिलते हैं ना, हमें सिर्फ उन पे फोकस करना है। जो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी होती है, हमें पूरी थ्योरी पे ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ वहां से पॉइंट पिक करने हैं जहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया कि जो कार कंपनी है उसने सब यहाँ पे एक डिसीजन लिया है कि वो 4th ईयर में 1800 कार जो है वो प्रोड्यूस करेगी, यानी कि बनाएगी। एंड 2600 कार्स इन द 8th ईयर, और 8th ईयर में वो कितनी कार बनाने वाली है, यहाँ पे 2600 कार्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये प्रोडक्शन होने वाला है। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। अब आपको ये एज्यूम करना है कि जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, यानी कि ये जो कारें बनती हैं हर ईयर, हर साल में यूनिफॉर्मली बढ़ती है, यानी कि समान रूप में बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में मेरे पास 5 रुपीज है, तो मैं अगले साल की बात करूं तो मेरे पास में 5 रुपीज और ऐड हो गए हैं, तो कितने हुए टोटल 10। ऐसे ही मैं नेक्स्ट ईयर और की बात करूं तो फिर मेरे पास 5 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। तो आप अगर दिमाग लगाएं तो ये वाला प्रोसीजर होता है कि जैसे सपोज किया ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टाइम में हमारे पास डिफरेंस आ गया डी। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यही डिफरेंस हमारे पास दोबारा आएगा। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप देखते हैं तो ये अब आपके पास 3 टाइम्स आएगा और आगे आता चला जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे हम देखें तो एक समांतर श्रेणी बनती है। समांतर श्रेणी यानी कि ये यहाँ पे हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। तो ये तो आपको सबको ये पता है, क्लियर है, ये बन रही है। अब इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 4th ईयर का प्रोडक्शन लिया हुआ है। तो 4th ईयर, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 4th टर्म है। ठीक है बेटा, 4th टर्म यानी कि चौथा पद है ये हमारे पास, और 4th टर्म है यानी कि आप इसको A4 से डिनोट करेंगे। क्लियर है, और A4 आपके पास क्या होता है, A, इसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला A + n-1 इंटू डी वाला, और ये क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है, यानी कि nवा पद। और हमें यहाँ पे 4th नंबर का पद चाहिए, तो हम n की जगह क्या रख देंगे, 4, और 4 - 1 कितना हो गया, 3। इसका मतलब A + 3D, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1800 है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है 8th ईयर का प्रोडक्शन। 8th ईयर में हमारे पास प्रोडक्शन है, इसका मतलब ये हमारे पास 8th टर्म है। 8th टर्म यानी कि 8वां पद। ठीक है बेटा, 8वां पद है, तो आप n की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे, 8, और A +
फिर अब ऐसे ही 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, तो a प्लस 7b इज इक्वल टू 2600। ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है इस पर आधारित हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। तो जिनमें पहला प्रश्न देखिए, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पहला क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि फर्स्ट ईयर में कितनी कार प्रोड्यूस हुई है, यानी कि फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन आपको बताना है। अब बेटे पहले ईयर का यानी कि प्रथम वर्ष में कारों की संख्या, तो अगर आप श्रेणी को देखो, इस समांतर श्रेणी को देखो तो ये हमारे पास ए होना चाहिए, है ना जी, फर्स्ट टर्म ए। तो ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। आप जानते हैं आपके पास एक इक्वेशन 1 है और एक आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। आप एक काम करो, इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो इक्वेशन 2 है a प्लस 7b इज इक्वल टू 2600 और इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 1800। इसको सॉल्व करेंगे तो हम एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे। हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। a से a कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो हमारे पास मिलेगा 4d और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा 800। इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास 800/4 आएगी यानी कि 200। तो बेटा हमारे पास d की वैल्यू हमें मिल गई है। इसका मतलब कि हर साल जो कारों की संख्या में जो इजाफा होता है ना, यानी कि कारों की संख्या जो बढ़ती है एक यूनिफॉर्म नंबर से बढ़ती है, तो हर साल 200 कारें जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। लेकिन आपको तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको d की वैल्यू मिल गई है, तो आप इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 इसमें से किसी में भी रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, यानी कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो रखिए बच्चे, ये है a प्लस 3, d की जगह 200 और इक्वल होगा किसके 1800 के। सॉल्व किया आगे, a प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 00 इज इक्वल टू 1800। तो आपको a मिलेगा 1800 माइनस 600 यानी कि 1200 और ये आपका आंसर है। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो आपकी कार का प्रोडक्शन है वो कितना है, 1200 कार का है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, इसमें हमसे पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। आपको 12वें साल में कितनी कारें बनी ये आपको बताना है। तो आप एक बार से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। 12वें साल में प्रोडक्शन, इसका मतलब अब हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन इन 12th ईयर। अब बेटा अगर आपको 12वें साल में प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A12 की, कि 12वां पद आपके पास क्या है। तो आप जानते हैं an यानी कि nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ से n की जगह पे 12 रख दीजिए तो आपको मिलेगा a प्लस 12 माइनस 1 हो जाएगा 11 इंटू डी। आपके पास a और d की वैल्यू ऑलरेडी है, आपने देखा था अभी कैलकुलेशन हमने की थी, d की वैल्यू 200 मिली थी हमें और a की वैल्यू मिली थी 1200। तो हम ये यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सॉल्व किया तो उसके लिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 11 2 22 और इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिलता है 3400, यानी कि 12वें साल में 3400 कार यानी कि 3400 कार जो है वो कंपनी बनाएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट इस देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें क्या है, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। थर्ड पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन। अब आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, नहीं, ये कह रहे हैं टोटल
प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 years, यानी कि प्रथम 10 वर्षों में बनी कारों की संख्या। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें सारी कार्स जोड़नी पड़ेगी, मतलब हमें पहले वाले जोड़नी पड़ेगी, फिर दूसरे वर्ष में जो बनी, फिर ऐसे तीसरे वर्ष में जो बनी, और लास्ट हम क्या जोड़ेंगे, 10वें वर्ष में बनी। तो आपको ध्यान होगा जब इस तरह से सबको ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SN, n पदों का योग। तो इसमें ये होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रख के आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं कि 10 वर्षों में कितनी कारों का निर्माण हुआ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, आप देखिए। आपको n का मतलब कितने वर्ष, 10 वर्ष, n हो गया 10। उसके बाद a आपके पास है वैल्यू 1200 और d की वैल्यू हमारे पास है 200। अप्लाई कर दीजिए बस, तो आपको लास्ट फाइनल मिलेगा यहाँ पे S10, n/2 की जगह 10/2, ठीक है। फिर 2a, 2 × a की जगह 1200 प्लस n-1, तो 10 में से 1 इंटू d कितना है 200, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10/2 हो जाता है 5, 2 को 1200 से गुना किया 2400 प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 को 2 से गुना करेंगे 9 दूनी 18, और ये 00। आप यहाँ पे 2400 और 1800 को जोड़ दीजिए, ये हमारे पास आता है 4200, और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 0, 5 2 से 10, 5 4 से 20 और 1 हो गया 21। तो इतनी कार्स जो है वो 10 ईयर में बनेंगी, ठीक है। 21,000 कार, 21,000 कारें बनेगी 10 ईयर में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड पार्ट है वो चॉइस बेस्ड है, तो हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि अब उसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे। ये कहते हैं इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स यानी कि कितने वर्षों में, और कितने वर्षों में नहीं पता, तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे n, ठीक है। विल द टोटल प्रोडक्शन रीच 31,200 कार्स, यानी कि कितने सालों में जो प्रोडक्शन है वो, यानी कि n पदों का योग, यानी कि टोटल कारें जो हैं वो कितनी हो जाएंगी 31,200। कितने वर्षों में नहीं पता। देखो थर्ड क्वेश्चन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। यहाँ पे बेटा आपको SN फाइंड आउट करना है, और n की वैल्यू ये 10 आपको दी है, ठीक है। और इसका जो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें उल्टा हो गया, यानी कि SN दे दिया है और n फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला तो आपके पास यही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला चेंज आपका नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे जानते हैं SN = n/2 × 2a प्लस n-1 × d। SN की वैल्यू है आपके पास 31,200 = n/2। n आपको नहीं पता इसलिए आप इसकी जगह n रख रहे हैं। 2 × a है हमारे पास 1200 प्लस n नहीं पता इंटू 200, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। आप देख रहे हैं ये 2 है, यहाँ पे डिवीजन में है, इसके पास आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि 31,200 को हम 2 से गुना कर देते हैं। फिर उसके बाद n, 1200 को 2 से गुना किया 2400 प्लस, अब 200 को n से गुना कर दीजिए 200n, फिर माइनस का साइन है बीच में, और 200 को 1 से गुना करेंगे तो 200। इसको गुना कर रहे हैं तो ये हमें मिलेगा 62,400। देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 n। यहाँ पे 200n तो है ही, और 2400 में से 200 जाएंगे तो कितने बदलेंगे 2200, ठीक है जी। अब आप इसको आगे सॉल्व करिए। 62,400 बराबर n को गुना किया 200 से, 200n², n को किया 2200 से, प्लस में 2200n, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से लिखे 200n² प्लस 2200n, और ये जो 62,400 है इसे उस तरफ भेज दीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा = 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सब में तीनों टर्म्स में
डबल जीरो आ रही है, कॉमन है, कट जाएंगी तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 22n माइनस 624 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, ये होगा n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 312 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप इतना ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिए, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम इसको लिखते हैं n स्क्वायर प्लस, अब एक मिनट देख लेते हैं, पहले 312 के हमें यहाँ पर टुकड़े करने हैं। तो बच्चे यहाँ पर हम 24 लेंगे एक और एक हम लेंगे -13। कैसे करते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आज हम डायरेक्ट लेकर चल रहे हैं। आपको 11 प्लस का चाहिए तो 24 हम प्लस का ले लेते हैं और 13 जो है वो हम यहाँ पे माइनस का ले लेते हैं, ठीक है। तो n स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 24n माइनस 13n और फिर माइनस में 312 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर होगा और इन दोनों का, इनके पेयर में n कॉमन आता है, बाहर लेने पर n प्लस 24, यहाँ माइनस कॉमन आ रहा है, 13 भी हम ले सकते हैं, n माइनस साइन बाहर आने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 2 से 26 और फिर बचेंगे 5 और 2 52, यानी कि 13 4 से 52 और फिर नेक्स्ट आपके पास होगा n प्लस 24 कॉमन और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे n प्लस 24 को 0 लेकर चल रहे हैं तो आपके पास n की वैल्यू हो जाती है -24, ठीक है। और अगर या फिर हम n माइनस 13 इक्वल टू 0 करें तो n इज इक्वल टू होती है हमारे पास 13। अब चूंकि n क्या है यहाँ पे, n आपके पास यहाँ पे वर्षों की संख्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप ये जानते हैं कि जो भी वर्ष होते हैं, सालों की जो संख्या होती है वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती है ना, नेगेटिव कैसे हो जाती है, असंभव होती है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कैन नॉट बी नेगेटिव इन नंबर्स, तो नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फाइनली नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास आएंगे, वर्षों की संख्या, वो कितनी आएगी 13, यानी कि 13 साल में जो कार कंपनी है वो 31,200 कारों का निर्माण करेगी, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 36, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 और ये हमारा केस स्टडी बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट है, इन ए जीपीएस द लाइंस दैट रन्स ईस्ट वेस्ट आर नोन एज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड द लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ आर नोन एज द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। वैसे तो हमारा इस थ्योरी को हम एक बार हल्का से बस जल्दी से रीडिंग लगाते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, और जहाँ हमारे पॉइंट्स आएंगे हम वहां से ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, ये कह रही है कि जो ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करती है लाइन, उसको तो हम बोलते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड लाइन, और जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को कनेक्ट करती है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अभी कह रही है कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे of a place are its coordinate and the distance formula is used to find the distance between these two points। यहाँ पे इन्होंने आपको हिंट भी दिया है, ये कह रही है कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है ये एक तरीके से हमारे पास किसी भी बिंदु के निर्देशांक है, और इन निर्देशांकों के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। The distance between two parallel lines is approximately 150 किलोमीटर। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर का है। A family from Uttar Pradesh planned a round trip from Lucknow to Puri via Bhuj and Nasik as shown in the given figure below। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक फैमिली है जो एक राउंड ट्रिप का यहाँ पे प्लान बना रही है। राउंड ट्रिप का मतलब जहाँ से वो शुरू कर रहे हैं वहीं पे वो आके अपनी जो जर्नी है, अपनी जो यात्रा है उसका एंड करेंगे। तो ये शुरुआत कर रहे हैं लखनऊ से, जो हम यहाँ एल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लखनऊ टू पुरी वाया भुज एंड नासिक एज शोन इन द गिवन फिगर बिलो। ये भुज हो गया है, ये लखनऊ हो गया, ये पुरी हो गया है, और ये हमारे पास हो गया है नासिक, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, हमें उनका आंसर देना है। तो उससे पहले जरा मैं ये बता देती हूँ कि आप ये देखिए यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन शो किया गया है उसमें ये एक्स एक्सिस है
और ये वाला अक्ष आपके पास y अक्ष है, ठीक है। और कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो आपको पता ही है वो हम x y की फॉर्म में ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज। आपको लखनऊ से लेकर भुज तक की जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम देखेंगे लखनऊ के निर्देशांक क्या है। लखनऊ यहाँ पे इधर है, ठीक है। तो लखनऊ को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये देखिए इस तरीके से, तो लखनऊ जो है हमारे पास 5 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ पर x की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। तो लखनऊ के निर्देशांक में x का मान हो गया 5 और y का मान अगर हम यहाँ से देखें तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, तो ये यहाँ पे कितना है 10, यानी कि लखनऊ में x का मान 5 है और y का मान कितना है 10। तो ये हो गए इसके निर्देशांक। और ऐसे ही हम भुज के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो भुज के लिए आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, भुज इधर है, इस पॉइंट पर x का मान तो 0 ही होता है और y कितना है यहाँ पे 7। और अब हमें ज्ञात करनी है इनके बीच की दूरी यानी कि LB। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो x2 और x1 ये वाली जो वैल्यू है हम इसको यहाँ पे x1 और इसे y1 ले लेते हैं और इसी तरह से इसे x2 और इसे यहाँ पे y2 सपोज कर देते हैं। x2 यहाँ पे कितना है 0 और इसमें से हमें x1 यानी कि 5 को माइनस करना है और फिर इसका वर्ग करेंगे, प्लस y2 यहाँ पे 7 है, इसमें से 10 को घटा देते हैं और इसका वर्ग करेंगे। 0 में से 5 गया तो माइनस का ही 5 बचेगा और 7 में से 10 गए तो माइनस का 3 बचेगा। 5 का वर्ग होगा 25 और 3 का वर्ग होगा 9। 25 और 9 34, यानी कि रूट 34। आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में हमें एक बात बोली थी क्या, कि जो भी दो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 150 किलोमीटर है। मतलब हमें दो रेखा है और उनके बीच की दूरी फिक्स करके दी हुई है 150 तो है ही। और हमने ये जो यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हैं ये हमारे पास किस में है, रूट 34 में। तो हमारे पास वो जो मतलब दो के बीच में दूरी कितनी 150, तो रूट 34 यूनिट के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी 150 से गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दो पॉइंट्स या दो रेखाओं के बीच दूरी और वो हमारे पास कितनी आई थी 150 क्वेश्चन में दी हुई है। अतः अगर हम रूट 3-4 ये किलोमीटर में है, ठीक है, और रूट 34 यूनिट के लिए अगर हम यहाँ पे निकाले दूरी तो हम इसको इससे गुना कर देंगे, यानी कि 150 मल्टीप्लाई बाय रूट 34, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है इफ कोटार इंटरनली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग लखनऊ टू भुज। ये कह रहे हैं कि जो कोटा है वो लखनऊ से भुज को जो लाइन जोड़ रही है, ये लखनऊ और ये भुज, यहाँ पे देखो ये भुज है और ये लखनऊ है। इस लाइन को कोटा जो है वो क्या करती है, अंदर विभाजित करती है। मान लीजिए बीच में यहाँ पे कहीं पे कोटा है, ठीक है, और ये जो कोटा इसको विभाजित कर रही है इसका अनुपात दिया हुआ है 3:2, यानी कि 3 ये वाला हिस्सा 2 ये वाला हिस्सा। तो अगर हम देखेंगे तो 3 ये वाला और 2 ये वाला। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोटा के हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों के लिए अगर हम यहाँ पे निर्देशांक x y मान ले तो अंतर विभाजन का यहाँ पे सूत्र प्रयोग होगा और अंतर विभाजन का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जैसे कि आपने k इसको तो x y माना है, ठीक है, l के आपने निर्देशांक निकाले थे 5 10 आपको मिले थे, ये 5 ये 10। भुज के निर्देशांक हमें मिले थे 0 और 7। ये जो भुज है इसके निर्देशांक कितने मिले थे 0 और 7। तो हमें x y के मान ज्ञात करने हैं। बेटा ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे x1 y1 की हो जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पे x2 y2 की हो जाएगी। ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिए m1 क्या है
अनुपात दिया हुआ है m1 अनुपात m2, ये हमारे पास 3:2। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोटा 3:2 में विभाजित करता है, अंदर विभाजित। m1 की जगह 3 रख दीजिए, x2 की जगह आप रखेंगे 0 प्लस m2 हो गया 2, x1 की जगह हम रखेंगे 5 बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 2। और ऐसे ही पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 3 को 0 से गुना किया 0, 2 5 10 और 3 और 2 को जोड़ा 5 यानी कि 10/5 और 10/5 का मतलब हो गया 2। ठीक है, इसका मतलब जहाँ पे कोटा है ना यहाँ पे x का मान क्या है 2 है। नेक्स्ट अब हम y के लिए लेते हैं, m1 हो गया 3, y2 है 7 प्लस m2 हो गया 10, y1 कितना है 10 अपॉन में 3 + 2। ठीक है जी, और उसके बाद 3 7 21 और 2 को 10 से गुना किया 20 और 3 और 2 हो गए 5। 21 और 10 हमारे पास हो जाता है 41/5 यानी कि 2 और ये 41/5 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी। यहाँ पे हमारे पास ये लखनऊ है, ये नासिक है और ये पुरी है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाएं तो ये एक हमारे पास ट्रायंगल बनेगा और हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा है। तो उसके लिए हम इनके निर्देशांक ले लेते हैं। तो लखनऊ के निर्देशांक हमने पहले ही निकाल लिए थे, 5 और 10 है। उसके बाद यहाँ पे पुरी के निर्देशांक लेते हैं। पुरी के लिए x की वैल्यू यहाँ पे 8 है और y की वैल्यू यहाँ पे 6 है। और लास्ट हमारे पास है नासिक के लिए हम यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू हमारे पास 2 है और जो y है उसके लिए हमारे पास कितना है 6 है। तो यहाँ पे LNP हमारे पास इस तरह से ये एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। हमें बताना है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है, मतलब समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है या समकोण है, कैसा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। अगर हम L और P के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो वो होगी LP, N और P के बीच की दूरी होगी NP और इसी तरह से N और L के बीच की दूरी होगी NL। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम LP ज्ञात करते हैं। LP इसका मतलब ये L और ये P। तो इसके लिए आपके पास ये x1 y1 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू होगी x2 y2। तो आप x2 यानी कि 8 में से 5 को देखो, 8 में से 5 को घटाएंगे पहले और फिर उसके बाद 6 में से 10 को घटाएंगे और फिर उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 8 में से 5 गए 3 यानी कि 3 का वर्ग करना है और 6 में से 10 गए तो 4 यानी कि 4 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग 9, 4 का 16 और दोनों को जोड़ा तो मिला 25 यानी कि 5। उसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5। तो बच्चों हमारे पास LP का मान हमारे पास आ गया है 5। ठीक है बेटा, LP हमारे पास हो गया है 5, ये वाली वैल्यू 5। अब हम NP ज्ञात करते हैं। NP तो NP के लिए हम P के निर्देशांक, ये P है और इसमें से हम किसको घटाएंगे, N को घटाएंगे। आप अगर ये कंफ्यूज होते हो कि किस में से किसको घटाना है तो बेटा आप किसी में से किसी को भी घटा सकते हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर करने पड़ता है और स्क्वायर करने पर चाहे यहाँ पे माइनस आए चाहे प्लस आए, उसका स्क्वायर प्लस आएगा। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। तो हम यहाँ पे NP के लिए 8 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टाइम हम 6 में से 6 को घटा देते हैं तो 6 - 6 का स्क्वायर। तो 8 में से 2 का स्क्वायर यानी कि 6 और इसका स्क्वायर और 6 में से 6 गए तो 0 और 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 36 और प्लस 0 को ऐड करेंगे तो 36 ही रहेगा और ये हो जाएगा 6 यानी कि NP हमारे पास कितना आ गया है 6 आ गया है। ये वाली भुजा NP ये हो गई है हमारे पास 6। अब बचता है हमारे पास NL। तो NL के लिए अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास जो निर्देशांक है एक तो L का और एक N का है। ठीक है, तो हम L वाले मान में से N के मान को घटाते हैं। तो 5 में से 2 को घटाएंगे
और 10 में से 6 को घटाएंगे और फिर हम स्क्वायर कर देंगे। तो 5 माइनस 2 को यहाँ पे घटाया और 10 में से 6 को घटाया। 5 में से 2 गए तो हमारे पास बचेंगे 3 का वर्ग और 10 में से 6 गए तो 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 16 और 9 हो जाएंगे 25। तो इसका मतलब NL हमारे पास आया √25 और √25 हमारे पास कितना होता है 5। तो बेटा हमारे पास NL का मान आ गया है 5। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो त्रिभुज है इसकी 2 भुजाएं एक जैसी आ गई है, यानी कि 2 भुजाएं हमारे पास बराबर आ गई है। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास किस प्रकार का त्रिभुज हो गया है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है। अब इसका चॉइस बेस्ड सेकंड पार्ट हम देखें इसी क्वेश्चन में, तो ये कह रहे हैं फाइंड अ प्लेस ऑन द लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर आपको कोई प्लेस फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये वाला हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ये वाई एक्सिस है ना, इस वाई एक्सिस पर कहीं पे भी ज्ञात करना है। और ये भी क्या कह रहे हैं, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स लखनऊ एंड पुरी, यानी कि ये वाई अक्ष पर कोई बिंदु है और हम इस बिंदु के लिए कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे लखनऊ और पुरी है, ये पुरी और ये लखनऊ है, ठीक है, और ये कोई भी एक पॉइंट है, मैं एक काम करती हूँ इस पॉइंट को यहाँ पे O मान लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे इस O पॉइंट के निर्देशांक x y की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है, और वो भी कब, जब ये पॉइंट O L और P से बराबर डिस्टेंस पे हो। बराबर डिस्टेंस यानी कि समान दूरी पर है, यानी कि L और O के बीच की दूरी O और P के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। L के निर्देशांक हमारे पास है 5, 10, पुरी के निर्देशांक हमारे पास है अभी अभी हमने निकाले थे 8 और 6, और फिर उसके बाद बचता है O पॉइंट। O के निर्देशांक क्या है, अब देखो आप ये जानते हैं क्या कि जो O बिंदु है वो किस पर है, Y अक्ष पर है, ओके। O बिंदु किस पर है, Y अक्ष पर है, और Y अक्ष पर X की वैल्यू क्या होती है भाई, ध्यान कीजिए, Y अक्ष पर ये पूरा Y अक्ष, यहाँ से देखो ये पूरा Y अक्ष, अगर मैं कहीं पे जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया था तो यहाँ x का मान क्या था 0, इसका मतलब Y अक्ष पर कहीं पे भी बात कर लो x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ओके। O पॉइंट लाइज ऑन Y एक्सिस, सो x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब O के निर्देशांक में x का मान तो हो गया 0 और Y का मान अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम LO निकालते हैं। LO बराबर OP है ना, तो रखो LO के लिए ये L होंगे, ये x1 y1 हो जाएंगे और ये होंगे x2 y2। तो आप 0 में से 5 को घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस अब y में से 10 को घटा दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम OP ज्ञात करना है, इसका मतलब अब हमारे पास एक ये वाला बिंदु है और एक ये वाला बिंदु है, OP है तो O को पहले लिख दिया x1 y1 और ये हमने ले लिया x2 y2, ठीक है। तो 8 में से 0 को घटा दीजिए और फिर उसके बाद 6 में से y को घटा दीजिए। आप देख रहे हैं दोनों तरफ वर्ग मूल के चिन्ह लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, और वर्ग करने पर क्या होता है, ये जो रूट का जो साइन है ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये 0 - 5 का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर रहेगा, प्लस में y - 10 का स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल टू ये 8 का स्क्वायर रहेगा और ये 6 - y का होल स्क्वायर रहेगा। तो इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए आप एक बार जरा ये वाला पोर्शन जो है वो नोट कर लीजिए। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होगा और ये a - b का होल स्क्वायर से खुलेगा, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर में यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 2ab यानी कि -2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20y इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होगा 64, 6 का 36 प्लस में y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y, ठीक है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, कैंसिल। आप 25 और 100 को ऐड करेंगे, 125 माइनस 20y बराबर 64 और 36, यहाँ पे 100 होंगे और ये माइनस के 12।
y वाली वैल्यूज एक तरफ ले आइए, ये यहाँ पे -20 है, माइनस वाला यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 है, 25 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 में से 20 है तो -8y बराबर -25, यानी कि y का मान हमारे पास आएगा 25/8, ये हो गया y का मान। तो इस प्रकार से O बिंदु के निर्देशांक 0y हमारे पास होंगे 0 और 25/8। तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कॉन्सेप्ट है लक्ष्मण झूले का। तो लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड 5 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ ऋषिकेश इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि केस स्टडी बेस्ड में जो थ्योरी है वो थ्योरी तो काफी दी होगी, लेकिन हमें पॉइंट्स पे जाना है, तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड जो है उसमें एक यहाँ पे सिटी है ऋषिकेश, और उस ऋषिकेश में 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर लक्ष्मण झूला है। ब्रिज कनेक्ट्स द विलेज ऑफ तपोवन टू जोंक। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप ये ब्लू कलर से मैंने डॉटेड डॉटेड करके दिखाया है, ये लक्ष्मण झूला है। ये यहाँ पे इस तरफ तपोवन है और इस तरफ जोंक है, दो यहाँ पे विलेज है, दो गांव हैं जिनको ये झूला जोड़ता है, ठीक है। तपोवन is in the Tehri Garhwal district on the west bank of the river, while Jonk is in the Pori Garhwal district, ठीक है। मतलब दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, जो तपोवन है वो टिहरी गढ़वाल में है और जो आपके पास जोंक है वो पूरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। लक्ष्मण झूला इज अ पेडेस्ट्रियन ब्रिज ऑल्सो यूज्ड बाय मोटर बाइक। ये जो लक्ष्मण झूला है यहाँ पे पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल वाले लोगों के लिए है, और जहाँ पर बाइक भी चलती है, मतलब लोग बाइक भी चलाकर जाते हैं। इट इज अ लैंडमार्क ऑफ ऋषिकेश। ये ऋषिकेश में एक बहुत अच्छी जगह है। ग्रुप ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट विजिटेड ऋषिकेश इन उत्तराखंड ऑन ए ट्रिप। 10वीं क्लास के कुछ बच्चे जो है उत्तराखंड में ऋषिकेश में एक ट्रिप पर घूमने गए थे। They observed from a point P on the river bridge that the angle of depression, okay, angle of depression यानी कि अवनमन कोण of opposite banks of the river are 60 degree and 30 degree respectively. ये क्या कह रहे हैं? They observed from a point P on a river bridge. यहाँ पर एक पॉइंट है P, ये P पॉइंट है, ठीक है। इस P पॉइंट पर जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी कि जो अवनमन कोण है वो अपोजिट बैंक में, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरफ वाले का 60 डिग्री है, ठीक है, और इस तरफ वाले का ये कितना है 30 डिग्री है। ये क्या है? अवनमन कोण। और बच्चों आप जानते हैं कि अवनमन कोण जो होते हैं, अगर हम ऐसे देखें तो ये Z बनता है, Z यानी कि यहाँ पर एकांतर कोण बनते हैं, तो ये वाला कोण हमारे पास 60 डिग्री हो गया है, और इसी प्रकार से ये भी यहाँ पे Z बन रहा है, तो ये वाला कोण इसका एकांतर कोण है, और जो कितना हो गया है 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री हो गया है। अब आगे क्या कहते हैं? द हाइट ऑफ द ब्रिज इज अबाउट 18 मीटर्स फ्रॉम द रिवर। ये जो नीचे जो सरफेस दिया हुआ है यहाँ पे ये रिवर है, ठीक है, और इस रिवर से यहाँ पर ये झूला बना हुआ है, ये जो पेडेस्ट्रियन झूला है यहाँ पे है, और इसकी जो हाइट है ये इन्होंने दी है 18 मीटर है, ठीक है बच्चों, ये 18 मीटर है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस PA। आपको PA डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखिए PA कहाँ पर है? PA यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये वाला हमारे पास त्रिभुज बन रहा है, इधर वाला ये P है, ये C है और ये A है, और यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण है। ये PA हमें ज्ञात करना है, और अगर हम इधर और इधर देखें तो हमें ये वाली दूरी दी हुई है 18 मीटर। तो ये एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज है जिसमें हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है यानी कि लंब का मान दिया हुआ है, और हमसे कर्ण यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू पूछी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारे पास साइन थीटा के फॉर्मूला में आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बोले तो लंब और हाइपोटेनस बोले तो कर्ण, और लंब हमारे पास PC है, ठीक है, और कर्ण हमारे पास क्या है? PA है। हम मान रख देते हैं जो भी हमारे पास है। साइन थीटा का मान, ये वाला मान 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री बराबर है PC जो कि 18 है। PA हमें ज्ञात करना है।
ठीक है, आगे हम वैल्यूज रखते हैं। साइन 60 डिग्री, इसका मान होता है √3/2 बराबर 18/PA। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 को PA से गुना करेंगे और 18 को 2 से, यानी कि 18 दूनी 36। तो बच्चों PA हमारे पास आएगा 36/√3 और हम इसका यहाँ पे रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने पर ये 36 √3 और √3 गुना होकर 3 हो जाएंगे, तो 3 से 3 बन जाए 3 और ये 12 टाइम कैंसिल, यानी कि 12√3। ये हमारे पास किसकी दूरी आ जाएगी? PA की। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। मतलब ये वाली डिस्टेंस हमारे पास आ गई है 12√3। ठीक है, और ये भी किस में है? हमारे पास मीटर में। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये जो वैल्यू दी हुई है मीटर में दी हुई है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमसे कहा है फाइंड द डिस्टेंस PB। सेकंड पार्ट फॉर डिस्टेंस PB, हमें PB यहाँ पे ज्ञात करना है। तो PB ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी दूरी है? PB है। तो बेटा ये बिल्कुल इसी PA की तरह है, बस यहाँ पे कौन कितना हो गया है? 30 डिग्री, और ये वाला लंब तो दोनों के अंदर ही है। तो ये ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल PCB। त्रिभुज PCB में साइन अब 60 डिग्री की जगह हो जाएगा 30 डिग्री बराबर लंब। इसका लंब ये वाली भुजा होगी जो कि PC है, और कर्ण होगी इसकी PB। मान रख दीजिए साइन 30 डिग्री 1/2, PC हमें ज्ञात करना नहीं, PC हमें दिया हुआ है कितना? 18, और PB हमें ज्ञात करना है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PB को 1 से किया, 18 को 2 से किया, 18 दूनी 36 मीटर। ये हो गया हमारे पास PB का मान। इसका मतलब ये वाली जो दूरी है हमारे पास कितनी आ गई है? 36 मीटर आ गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? फाइंड द विड्थ AB ऑफ द रिवर। हमें AB फाइंड आउट करनी है। AB हमें ये पूरी A और ये मतलब यहाँ देखें तो AC और CB ज्ञात करना है। तो बच्चों को आपको AB ज्ञात करना है, और AB हमने देखा किस किस के बराबर है? AC प्लस CB के। अगर हम AC और CB को ज्ञात करें तो जोड़कर हम AB निकाल सकते हैं। अब हम AC की बात करते हैं। AC के लिए फॉर AC के लिए हमें AC ये वाली साइड है, देखो AC, इसके लिए हमें ये ट्रायंगल चाहिए PAC, ट्रायंगल PAC। तो बच्चों ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, ये देखिए ये हो गया हमारे पास त्रिभुज PAC। यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये हमारे पास 18 है। हमें ये वाली दूरी जो है वो ज्ञात करनी है, यानी कि AC। तो बच्चों आप इस त्रिभुज PAC में देखो तो ये PC तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनस, यानी कि ये लंब है और जिसका मान है 18। ठीक है, और AC हमारे पास यहाँ पे बेस है, बेस यानी कि आधार जो हमें ज्ञात करना है, और थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे tan 60 डिग्री निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री लंब बटे आधार, और आधार है AC। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान रख दीजिए √3 बराबर PC, यानी कि 18/AC। ये हमें ज्ञात करना है। हम इसको सॉल्व करने के लिए इसके अपॉन में 1 सपोज कर लेते हैं। AC को 3 से गुना किया, √3AC बराबर 18। तो AC का मान हमारे पास आएगा 18/√3, और इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो AC हमारे पास 18 √3/3, √3 और √3 गुना होके 3 हो जाएगा, 3 से ये 6 बार कैंसिल, यानी कि 6√3। तो बच्चे हमारे पास AC का मान आया 6√3। ठीक है, और ये किस में आई ये वैल्यू? मीटर में। अब जैसे AC निकाला, अब ऐसे ही हमें चाहिए दूसरी वाली भुजा, ये वाली CB के लिए। तो CB के लिए हमारे पास त्रिभुज चाहिए कौन सा? PBC। अब बच्चे यहाँ पे tan 60 डिग्री था, लेकिन यहाँ कितना है? 30 डिग्री। तो हम यहाँ लेंगे tan 30 डिग्री बराबर PC बटा इसका आधार है CB। मान रख दीजिए tan 30 डिग्री का 1/√3, PC 18 और CB ज्ञात करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CB को 1 से गुना किया तो CB, और 18 को √3 से, तो ये हो गया CB।
ठीक है बेटा। अब फाइनली तो हमें ए बी चाहिए और ए बी के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ए सी प्लस सी बी है ना। ए सी तो आया कितना 6√3 और सी बी आया 18√3, दोनों में √3 तो कॉमन है तो इसे तो अवॉइड करते हैं। 18 और 6 जोड़ते हैं कितना हो गया 24, तो 24√3 मीटर ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा ए बी का। ठीक है, आगे इसका थर्ड पोर्शन है इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, हम उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें कहा है फाइंड द हाइट बी क्यू। अगर आप देखेंगे बी पॉइंट आपके पास ये वाला है, क्यू पॉइंट ये वाला है, इसका मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की जो दूरी है बी क्यू वो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है, चॉइस वाले पार्ट में। और फिर क्या कहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P टू Q be 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण P टू Q, मतलब आप P पॉइंट से कहाँ देख रहे हो Q पॉइंट की ओर, तो P से Q ऊपर की ओर देखोगे तो ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो हमें इस दूरी BQ को फाइंड आउट करना है। अब बच्चों BQ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दो पार्ट से मिलकर बनी है, B से लेकर ये देखो B से लेकर कहाँ तक बनी है R तक, यानी कि BR चाहिए और प्लस में क्या चाहिए RQ। अब आप देखो BR और PC ये तो बराबर है, इसका मतलब ये 18 है और ये RQ हमें नहीं पता। रीजन दे देते हैं कि BR जो है वो PC के बराबर है और PC कितना है 18, तो ये आपको चाहिए अब BQ। तो बेटा आपको इसके लिए फाइनली क्या चाहिए RQ चाहिए। ठीक है, और RQ आपको मतलब ये वाली दूरी चाहिए कि इसका मान क्या है, और इसके लिए आपको त्रिभुज चाहिए PQR। तो अब आप लीजिए त्रिभुज PQR में, अब इस त्रिभुज में थीटा का मान 30 डिग्री है। ठीक है जी, और जो लंब है यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास RQ है जो हमें ज्ञात करना है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास PQ, इसका तो मान हमारे पास नहीं है, लेकिन PR का मान है। क्यों? क्योंकि जितना PR, ये देखो ये PR जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही ये CP है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आधार है जो बेस है वो क्या है PR है, और वो PR किसके बराबर है हमारे पास CB के बराबर। और CB अभी अभी हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 18√3, अभी भी चेक की जस्ट, तो CB इज इक्वल टू 18√3 मीटर। तो अब आप यहाँ पर देखो लंब और आधार का मतलब tan वाला कॉन्सेप्ट बनेगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब कितना है RQ ज्ञात करना है, आधार कितना है 18√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए 1/√3 इज इक्वल टू RQ अपॉन 18√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 मल्टीप्लाई होगा RQ से और 1 मल्टीप्लाई होगा 18√3 से, तो RQ आएगा हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ डिवीजन में आ जाएगा 18√3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, तो RQ की वैल्यू आएगी हमारे पास 18 मीटर। ठीक है बेटा, RQ मिल गया, बहुत इजीली मिल गया ना। आप देखो BQ, नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है BQ एंड दिस इज इक्वल टू 18 प्लस RQ, और RQ कितना है हमारे पास 18, और 18 कितना हो गया 36 मीटर। तो बेटा ये हो गया हमारे पास इसका थर्ड पार्ट सॉल्व, कंप्लीटली सॉल्व। आप इसे नोट कर लीजिए, और इस तरह से हमारे पास ये जो बेसिक का सैंपल पेपर है ये कंप्लीटली सॉल्व होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी जिनके साथ भी शेयर करोगे उन्हें भी आई होप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।